हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल मैथ कंसेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम मैथ में अपना टॉपिक रहेगा आज का नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं हम संख्या पद्धति। क्या होती है संख्या पद्धति और आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आज उस पर चर्चा करते हैं। संख्या पद्धति को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका होता है यहाँ से वास्तविक संख्या, और एक होती है यहाँ से आपकी काल्पनिक नंबर, जिसको बोलते हैं इमेजरी नंबर, और वास्तविक को क्या बोलते हैं? रियल। इमेजरी में जैसे मान लीजिए आपके सामने रूट में -1 का मान आ जाए तो क्या होगा? इसको आइटा के द्वारा दर्शाया जाता है, जो आपको 11th और 12th की बुक में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या भी दो प्रकार से हम दर्शा सकते हैं। एक तो होता है आपका यहाँ से पूर्णांक, और एक होता है आपका यहाँ से डेसिमल, जिसको क्या बोलते हैं हम? दशमलव। क्या बोलते हैं? डेसिमल, और इसको बोल देंगे हम इंटीजर। क्या बोलेंगे? इंटीजर। अब आपके सामने समस्या यह है कि किसको तो हम वास्तविक संख्या बोलेंगे और किसको हम पूर्णांक बोलेंगे और दशमलव। अभी हम एक बार मैं चार्ट बना देता हूं। पूर्णांक में कौन कौन सी संख्या होती है? एक तो होती है आपकी प्राकृत संख्या, जिसको बोलते हैं हम नेचुरल। एक होती है आपकी पूर्ण संख्या, एक होती है आपकी सम संख्या, एक होती है विषम संख्या, और एक होती है आपकी अभाज्य संख्या। एक होती है आपकी यहां से संयुक्त संख्या, और एक होती है आपकी संपूर्ण संख्या। इनका अंग्रेजी देखिए। प्राकृत संख्या को बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, जिसको एन से। पूर्ण संख्या को होल बोलते हैं। संख्या इवन होती है। विषम संख्या और अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, और संयुक्त संख्या को क्या बोलते हैं हम? कंपोजिट, और संपूर्ण को बोलते हैं परफेक्ट नंबर। अभी आपके सामने पूर्णांक कंप्लीट हो गया। अब दशमलव भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो होता है आपका शांत, और एक होता है आपका अशांत। शांत का मतलब है, जैसे मान लीजिए 2/5 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 0.4। तो ये तो क्या हो जाएगा? शांत। एक होता है अशांत। अशांत में भी दो प्रकार के होता है। एक तो होता है अशांत आवर्ती, और एक होता है अशांत अनावर्ती। शांत को तो बोलेंगे टर्मिनेंट, और अशांत को नॉन टर्मिनेंट, और आगे आपके डेसिमल लगाना ही है। शांत को बोल देंगे टर्मिनेट डेसिमल, अशांत को बोलेंगे नॉन टर्मिनेट डेसिमल। अशांत आवर्ती, तो इसको बोल देंगे नॉन टर्मिनेट रिपीट डेसिमल, और ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट डेसिमल। ये आपके सामने एक बोर्ड है, चार्ट है। अभी इसमें देखना है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। अब आप आपकी जैसे किसी भी संख्या में हम भाग देते हैं, और उसमें भाग पूरा न जाके क्या जाता है? पॉइंटों में जाता है, उसको बोलते हैं दशमलव। तो आपको लगभग यहाँ से पॉइंटों के बाद में 2 या 3 तक डिजिट याद रखना है। शांत का मतलब होता है टर्मिनेट डेसिमल,
ऐसी संख्या जिसमें हम भाग दें और कुछ पॉइंटों के बाद में समाप्त हो जाए। कितना हो गया 2/5, या इसको 1/4, तो इनको सरल करेंगे तो क्या जाएगा 0.25। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अशांत, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट डेसिमल, क्या होता है अशांत डेसिमल भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? अशांत आवर्ती, जिसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट रिपीट डेसिमल, आवर्ती हो रही है। एक होती है अनावर्ती। अनावर्ती में क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट डेसिमल। अब यहां से क्या करते हैं हम, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीट डेसिमल। अब इनका एग्जाम्पल देखता हूं। अशांत आवर्ती मतलब यहां से देखते हैं जिसकी कोई सीमा न हो। आवर्ती मान लीजिए यहां से 1/3 है, इसको सरल करूं तो क्या जाएगा 0.333। ये चलता रहेगा आगे, इसका कोई अंत नहीं है, तो इसको तो बोल देंगे हम अशांत आवर्ती। एक होता है अनावर्ती, जैसे मान लीजिए √2 है, √3 है, √5 है, जो किसमें हो रूट के अंदर मान हो, उसको क्या बोलते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या हमने दो देखा, क्या एक तो पूर्णांक होता है, एक डेसिमल। अभी अगर आप 9वीं और 10वीं क्लास में बात करते हैं तो यहां से पूर्णांक आपकी एनसीईआरटी बुक में 8वीं से आपकी नंबर सिस्टम चालू हो जाता है। देखते हैं कि 8वीं क्लास में आपको मिलेंगे देखने को परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब आगे बात करते हैं हम कि पूर्णांक में किस प्रकार की हम संख्या रख सकते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और संपूर्ण संख्या। अभी इनके बारे में एक बार में चर्चा करता हूं। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो कहां से स्टार्ट हो, 1 से, और कहां तक चले, अनंत तक, इसको क्या बोलेंगे प्राकृत संख्या, और इसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है। फिर होती है पूर्ण संख्या, जिसको बोलते हैं होल नंबर, इसको w से डिनोट करेंगे, और इसमें क्या होगा 0 को शामिल किया जाएगा, और कहां तक चलेगा प्लस में चलना है, इसमें चलना है प्लस में, कहां तक चलेंगे अनंत तक। सम संख्या जिसमें 2, 4, 6, 8, कहने का मतलब है जिसमें 2 का भाग जाए, वो क्या हो जाएगी आपकी सम संख्या। विषम संख्या की बात करें जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, तो यहां से कौन सी हो जाएगी विषम संख्या, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, इस प्रकार आगे तक चलता रहेगा। अभी आती है आपके सामने अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 तथा स्वयं हो, ऐसी अभाज्य। चलो इनको एक बार रखते हैं। अभी 3 आपके प्राकृत संख्या समझ में आ गई, पूर्ण संख्या समझ में आ गई, सम संख्या समझ में आ गई, और विषम संख्या समझ में आ गई। अब बात करेंगे हम अभाज्य संख्या, संयुक्त संख्या और संपूर्ण संख्या के बारे में। अब आपको यहां से इंटीजर का मालूम चल गया कि कौन कौन से इसमें इंटीजर होते हैं। प्राकृत संख्या भी इसमें शामिल होती है, पूर्ण संख्या भी होती है, सम संख्या भी होती है, विषम संख्या भी होती है, अभाज्य संख्या भी होती है, और संयुक्त संख्या भी शामिल की जाती है। और वास्तविक संख्या में वास्तविक संख्या कहां से कहां तक, माइनस से कहां तक, प्लस तक। कहने का मतलब है इसमें माइनस भी शामिल होगा, प्लस भी शामिल होगा, और आपका डेसिमल दशमलव भी शामिल होगा। किसमें? वास्तविक संख्या में। संख्या पूर्णांक में कहां से होता है, इसके अंदर में ऋणात्मक, धनात्मक एवं शून्य। अगर इसमें तीनों शामिल हो, क्या ऋणात्मक भी हो, धनात्मक भी हो और शून्य भी हो, तो कौन सा जाएगा आपका पूर्णांक हो कहलाएगा। प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, पूर्ण संख्या जिसमें 0 भी शामिल हो, और कौन सी
ओनली धनात्मक की बात करता है ये, तो ऋणात्मक बात कौन करेगा? पूर्णांक संख्या। अब बात करते हैं हम अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाए। यहां से भाग जाए का मतलब समझते हो कि गुणनखंड, कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड एक तथा स्वयं हो। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ऐसे। अब आपके सामने है कि 4 क्यों नहीं है, तो 4 को देखते हैं। 4 में किस किस का भाग जाता है? 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है। तो मैंने क्या कहा था कि जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाए, तो इसमें अगर ये इसको अभाज्य संख्या बनानी होती तो इसमें 1 और 4 का भाग जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 2 का भी भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाए वो संख्या क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्या। एक बार आप इसको यहां तक नोट कीजिए, अभाज्य संख्या जिसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। यहां आपको दोबारा बताने की जरूरत थोड़ी है प्राकृत संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, ये तो आपको मैंने बता ही दिया था। अब यहां से आपकी अभाज्य संख्या हुई, संयुक्त संख्या हुई और संपूर्ण संख्या, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभाज्य संख्या क्या होती है? मैंने अभी बताया था कि ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड या जिसमें गुणनखंड या एक तथा स्वयं का भाग जाए, या हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो। एग्जाम्पल 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब आपके सामने है कि 15 क्यों नहीं होगा, तो ऐसे देखते हैं 15 में 1 का भाग जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 15 का जा रहा है। तो ऐसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाए उसको क्या बोलते हैं हम? वो आपके प्राइम नंबर तो है नहीं, क्या बोलेंगे? संयुक्त संख्या। अब एक बार हम बात करते हैं यहां से कि अगर मान लीजिए ये आपके सामने आ गया कि 2, 3, 5, 7, 11 कहां तक है, जहां तक भी हो। अब आपके सामने आ गया कि अब अभाज्य संख्या को पहचानेंगे किस प्रकार, ये हम कैसे बताएंगे ये अभाज्य संख्या है नहीं। जैसे 287 कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है, इसके हम क्या करेंगे? जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए क्या करोगे? स्टेप चाहिए आपको। पहला स्टेप क्या कहिएगा आपको कि ऐसी संख्या देखनी है जो आपकी संख्या दे रखी है 287, तो हम लिख देंगे दी गई संख्या के आसपास में वर्ग संख्या हो। दी गई संख्या के आसपास में वर्ग संख्या हो, तो हम कह सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपने पास वर्ग कितना आ रहा है? 287। अब यहां से देखते हैं 20 का कितना होता है? 400।
19 का कितना होता है 361, 18 कितना होता है 324 और 17 कितना होता है 289। एक बार आप इसको चेक करते हैं। 7 7 49 हासिल 4 7 को 1 से मल्टीपल में 7 7 का डबल कितना होता है 14, 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हासिल की 1 और 1 1 2, तो हम कह सकते हैं 289। आपको वर्गमूल घनमूल वर्ग घन ये तो आपको आते होंगे। अब दी गई संख्या के आसपास में वर्ग संख्या कितनी है, ऐसी आपके सामने कितनी आई 289, या तो इसके बराबर हो 287 के बराबर हो या इससे कम हो या इससे ज्यादा हो, मतलब कि आसपास होनी चाहिए। तो कितने की आई। अब स्टेप दूसरे दो में क्या करेंगे हम, जो आपकी संख्या प्राप्त हुई है, जो संख्या प्राप्त हुई है वह किस संख्या का वर्ग है या उस संख्या का वर्गमूल निकालो। क्या करेंगे 289 है, अभी किस संख्या का वर्गमूल है, अभी निकाला हमने कितना 17। स्टेप 3 में बात करते हैं हम कि जो संख्या प्राप्त हुई कितनी हुई, जो संख्या प्राप्त हुई उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या, उससे सभी छोटी अभाज्य संख्या। तो 17 है, 17 से छोटी कौन कौन सी हो जाएगी देखते हैं। 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 11 भी है, 13 भी है और 17। लेकिन क्या पूछ रहा है 17 से छोटे होनी चाहिए। स्टेप 4 में आ गए, दी गई संख्या में प्रत्येक का भाग देकर चेक करेंगे। ये बोल रहा है कि दी गई संख्या, कौन सी संख्या दी गई है आपको 287, दी गई संख्या 287 है। इसमें 2 3 5 इसका भाग दोगे, 2 का दोगे, 3 का दोगे, 5 का दोगे, 7 का दोगे, 11 का दोगे, 13 का दोगे, इनका भाग देकर चेक करना है। ठीक है, यहां तक एक बार आप नोट कीजिए। पहला पूरा पूरा भाग चला जाए तो ना, यदि पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह अभाज्य संख्या नहीं। जो आपके सामने संख्या है 2 3 5 7 11 17, इनमें किसी भी एक का भाग चला जाए, किसी भी एक का भाग भी चला जाए तो वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या नहीं होगी। और यदि भाग न जाए तो वो क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। तो अब चेक करना है कि 287 में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। 287 किसका भाग देंगे, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, 11 का, 13 का और 17 का। 2 का भाग कब जाता है, जब दी गई संख्या में इकाई अंक 0 2 4 6 8, वो तो क्या जाए 2 का भाग जाए, तो यहां से 2 का भाग
नहीं जाएगा। फिर हम बात करते हैं 3। 3 का भाग कब जाता है? जब दी गई संख्या के अंकों का योग क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। 3 भी नहीं जा रहा। 5 का कब जाता है? जब इकाई अंक 0 तथा 5 हो, तो 5 कब नहीं जाएगा। 7 की बात करते हैं तो 7 चौक 28। 287 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, पूरा पूरा गया। शेष 7, 7 एकम 7। तो यहाँ 7 का क्या जा रहा है? पूरा पूरा भाग यहाँ से जा रहा है। एक बार फिर से देखना। अब आगे आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अब आपको आगे चेक करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें किसका भाग जा रहा है? 7 का भाग जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी संख्या? अभाज्य संख्या नहीं है। क्या हो जाएगी? ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक बार इसको पूरे को नोट कीजिए। एग्जाम्पल है 337। कोई भी संख्या ले लो आप, किसी प्रकार की संख्या ले लो, ऐसा नहीं कि आपको यही संख्या लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं 337। अब सबसे पहले क्या काम करना है आपको? संख्या को देखना है 337, इससे बराबर या इससे छोटी क्या देखनी है? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या देखोगे? पूर्ण वर्ग संख्या। 337 इससे छोटी कौन सी आ जाएगी? 324। अब आप बोलोगे आपको कैसे पता? तो आपको क्या होना चाहिए? वर्ग याद होनी चाहिए, स्क्वायर याद होनी चाहिए। 337 किसके पास में आता है? 324। यदि आपको ऐसा नहीं आए तो ये 400 के आसपास में है ना। 20 का जानते हो? 400। 19 का 361। 18 का 324। तो ये आसपास में है। 337 से क्या होना चाहिए? कम आनी चाहिए। तो आपके सामने अभाज्य संख्या 337, इसमें आपका क्या आ गया? पूर्ण वर्ग कितना आ गया? 324। पहला काम कंप्लीट। दूसरा काम क्या बताया था मैंने कि जो आपके सामने पूर्ण वर्ग संख्या आई है वो किस नंबर का पूर्ण वर्ग है, वो आपको चेक करना है। तो एक किसका है? 18 का। अब तीसरा काम क्या करना है कि 18 से छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखनी है। तो यहां से लिख दो 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17। अब क्या करना है कि सभी जो अभाज्य संख्या आई है उनको भाग देकर चेक करना है। किसमें दोगे? 324 में भाग मत देना। किसमें दोगे? 337 में। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि 324 में तो भाग जाएगा, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है। समझ गए? आपको देना किसमें? 337 में। तो यहां से स्टार्ट कर दो। भाग किसका दोगे? 337 में देना है। सबसे पहले देखना है कि 2 का भाग कब जाता है? जब इकाई अंक में 0, 2, 4, 6, 8 कहने का मतलब है जिसमें 2 का भाग जाए। तो आपका 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 तो कैंसिल। अगला देखते हैं हम नंबर 3। 3 का भाग किसमें जाता है? ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग में 3 का भाग जाए। तो अंकों का योग 3 और 3 6, 6 और 7 13। 13 में 3 का भाग जाता है क्या? नहीं। 5 का भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई अंक क्या है? 7। आना क्या चाहिए? 0 या 5। तो यहां से 5 भी नहीं हुआ। 7 की बात करते हैं। 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28। कितने शेष बच गए? 5। कितने हो गए? 57। 57 में क्या 7 का भाग जाता है क्या? 7 8 56, एक शेष बच गया। तो ये पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अब 11 की बात करते हैं। 11 का भाग देंगे तो इसमें तो जा रहा है 11 या 33। अब आगे का भाग बच गया 7, तो 7 में भाग नहीं जाएगा, तो यहां से 11 का भी नहीं जाएगा। 13 का देखे देखते हैं। 13 दूनी 26। कितने शेष बच गए? यहाँ से 7 और ये कितने? 77। 13 जगह 78 होते हैं, एक कम रह गया।
फिर 17 भाग देंगे 337 में 17 भाग देंगे, 2 पर जा रहे हैं क्या? नहीं, 17 दूनी 34, ये कितना है? 17 एकम 17, कितना चीज बच गए यहाँ से? 16। अब भाग नहीं जा रहा तो क्या उतारेंगे ऊपर से? 7। अब कितने का जा रहा है क्या? 7। 17 जगह 102, और यहाँ से मैं 17 9 करता हूँ, इधर तो 9 63, हासिल 6 9 6 15, 153। तो कहने का मतलब है ये 17 का भाग भी नहीं जा रहा है। तो हमने देखा कि 337 एक ऐसी संख्या जिसमें 2 3 5 7 11 13 और 17 का भाग नहीं जा रहा है। किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए तो क्या होगा? वो संख्या भाग न जाए, किसी भी संख्या का भाग न जाए तो क्या हो जाएगी? वो आपकी अभाज्य संख्या। तो ये क्या की आपकी एक अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आपने क्या किया, आपको जो भी नंबर दे रखा है उसके आसपास में एक पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढनी है या पता लगाना है। पता लगाने के बाद में देखा कि ये किस संख्या का वर्ग है। वर्ग संख्या का पता लगाने के बाद में उससे छोटी सभी अभाज्य संख्या लिखनी है, और अगली स्टेप में क्या करना है, जो आपकी दी गई संख्या है, क्वेश्चन में दी गई संख्या है, उसको सभी अभाज्य संख्याओं से भाग देकर चेक करना है। अगर यदि एक भी अभाज्य संख्या का भाग चला जाता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं होगी, और यदि एक भी संख्या का भाग न जाए तो वह क्या हो जाएगी? आपकी अभाज्य संख्या। एक बार आप इसको नोट कीजिए। आपके सामने एक नया टॉपिक है। आज से पहले आप नहीं जानते कि संयुक्त संख्या क्या होती है, तो यहां लिख देंगे ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। अब यहां से ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, तो यहां से हम चर्चा करते हैं कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या मैंने बताई 4। अब आप चेक करो 1 2 3, ये क्यों नहीं हो सकती? 2 क्या है? आपकी अभाज्य संख्या है। 1 और 3 क्या है? आपकी विषम संख्या है। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या होनी चाहिए? इसमें 1 का भाग जा रहा है, इसमें 1 और 2 का। मैंने क्या बताया था? जिसमें 2 या 2 से अधिक, तो ये 2 नहीं होगा। अगर इसमें 1 का तो सभी में जाता है, इसमें 3 का ही जा रहा है, तो ये नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं 1 से 100 तक की संख्या में, दूसरा पॉइंट है आपके सामने, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। एकमात्र सम अभाज्य संख्या भी कौन सी हो जाएगी? आपकी 2 हो जाएगी। तीसरा पॉइंट यहां से हो जाएगा कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी है? यहां से 25। और एक चौथा पॉइंट और लिख लो, 1 से 1000 तक की संख्या में अभाज्य संख्या कितनी हो जाएगी? यहां से 168। ये 4 पॉइंट है आपके किसके? अभाज्य संख्या के। और संयुक्त संख्या आपको समझ में आ गया कि ऐसी संख्या जिसमें गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो गई? आपकी 4 है। और 1 से 100 तक की संख्याओं में देखें तो कितनी हो जाएगी? इसमें 76। अब आप बोलोगे 76 क्यों हो गई? 100 होती है संख्या, इसमें 76 घटाएंगे तो कितने बच गए? शेष 26। कितने शेष बच गए यहां से? 26। अब हम देखें कि आपकी 25 तो क्या थी? आपकी अभाज्य संख्या थी, वो कट जाएगी, क्योंकि उनमें क्या था? एक तथा स्वयं का भाग जा रहा था, और एक संख्या आपकी और हो जाएगी। तो कितने हो जाएगी? कम। एक कौन सी आपकी
एक। 25 तो क्या थी आपकी अभाज्य संख्या थी, एक बच गई, एक क्या थी आपकी संख्या। आ गया ना कंप्लीट। तो हम यहाँ ऐसा भी लिख सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसमें अभाज्य संख्या नहीं हो, एक नहीं हो, वो क्या हो जाएगी आपकी संयुक्त संख्या। एक बार आप इसको नोट कीजिए, जिसको बोलते हैं हम संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। अब ये क्या होता है, ऐसी संख्या ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग सेम को छोड़ दे। ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो। अब आपके सामने समस्या है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो, तो वो क्या संख्या कहलाती है, संपूर्ण संख्या। मान लीजिए एग्जांपल, हम चेक करते हैं कि 5 क्या एक संपूर्ण संख्या है, तो इसे गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 और 5, इन दोनों का योग कितना होता है 6। अब 6 में भी क्या करना है आपको, स्वयं को छोड़ना है, तो स्वयं कितना है 5, 5 को छोड़ देंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो क्या 1 इसके बराबर है, नहीं है। अगला हम चेक करते हैं संख्या नंबर 6। आप बोलोगे 4 क्यों नहीं लिया, तो यहां से पहले, क्योंकि 4 तो क्या आ गई थी आपकी भाई, एक 0 तो क्या थी आपकी पूर्ण संख्या, एक थी आपकी प्राकृत संख्या, ना अभाज्य और ना भाज्य संख्या। 2 क्या थी आपकी अभाज्य संख्या, 3 क्या थी आपकी अभाज्य संख्या, 4 की थी आपकी सम पूर्ण संख्या, क्या थी संयुक्त संख्या। एक बार मैं यहां बता देता हूं, आपने देखा कि एक न तो भाज्य और न अभाज्य। 2 पर बात करते हैं, ये क्या थी आपकी अभाज्य संख्या। 3 की बात करते हैं, ये भी क्या थी अभाज्य। 4 क्या आ गई थी आपकी संयुक्त संख्या। 5 क्या है फिर अभाज्य संख्या आ गई। 6, अब 6 पर हम चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल ले रहे हैं 6। 6 के गुणनखंड के 1, 2, 3 और 1 6। 6 है, इसके गुणनखंड करोगे, 6 में कितने भाग जा रहा है 2 का, कितने बार गया 3 बार। अब जा रहा है 2 का, नहीं, अब जाएगा 3 का 1। कब तक देना है, गुणनखंड किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको काटना जब तक क्या जाए नीचे 1। तो यहां से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा नीचे 1, तो ये क्या आ जाएगा गुणनखंड। तो इसके 2 3 और इसमें 6 का भी भाग जा रहा है। अब यहां से आपके क्या बोल रहे हैं कि स्वयं को छोड़ना है, तो स्वयं को छोड़ दो, 6 को छोड़ दिया, बाकी सभी गुणनखंडों का योग 1 + 2 + 3, 3 2 5 और 1 6। तो ये क्या संख्या के बराबर है, बिल्कुल। तो उस संख्या के बराबर है, तो यह संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी संपूर्ण संख्या। ये भी हो जाएगी आपकी संपूर्ण संख्या। इसी प्रकार एग्जाम्पल और देता हूं, मान लीजिए आपके सामने एग्जाम्पल है 15, मान लो एक 15 लेंगे और एक 28 लेंगे, ठीक है। 15 की बात करते हैं, तो यहां से 1 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 15 का जा रहा है। 15 को छोड़ना है, 5 3 8, 8 1 9,
आना कितना चाहिए 15। तो ये क्या संपूर्ण संख्या है? बिल्कुल भी नहीं है। संपूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर। 28 की बात करते हैं। 2 का जा रहा है, 1 का जाएगा, 2 का जा रहा है, 3 का जाएगा नहीं, 4 का जा रहा है, फिर कितने जाएगा? 7 का जा रहा है, 14 का जाएगा, 28 का भी जाएगा। लेकिन आपको 28 को क्या करना है? आपको छोड़ना है, स्वयं को छोड़कर। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 1 2 3, 3 और 4 7, 7 7 14, 14 14 कितने होते हैं? 28। तो हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है? एक संपूर्ण संख्या है। 28 ये क्या है? संपूर्ण संख्या। तो अभी आपको समझ में आ गया कि संपूर्ण संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। एक बार आप इसको नोट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। हम बात करते हैं, जीरो को छोड़ दो, एक से स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जीरो की बात करेंगे तो वो किसमें चल जाएगी? आपकी पूर्ण संख्या में। एक क्या है? एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है, तो इसको बोलते हैं हम एक संयुक्त संख्या है। 2 क्या है? एक आपकी अभाज्य संख्या है। 3 क्या है? यहां से आपकी अभाज्य संख्या है। 4 क्या आई थी? आपकी संयुक्त संख्या। 5 क्या थी? आपकी अभाज्य संख्या। 6 क्या आई है आपकी यहां से? संपूर्ण संख्या। 7 क्या है यहां से? आपकी अभाज्य संख्या। 8 क्या है यहां से? आपकी संयुक्त संख्या आ जाएगी। 1 2 4 8, तो क्या आ गई? और ये फिर 1 3 9। अब क्या करना है आपको? नोट लगाओ यहां से, लिखो। पहला, एक न तो अभाज्य संख्या है और नहीं भाज्य है। नंबर 2, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। नंबर 3, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। 2 है। पॉइंट 4, अभी आपके सामने सबसे छोटी संयुक्त संख्या। सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या आई थी आपकी यहां से? 4। अगला पॉइंट है आपका यहां से, सबसे छोटी संपूर्ण संख्या कितनी है? 6। एक बार आप ये पांचों पॉइंट नोट कीजिए। क्लास में हमने देखा कि नंबर में हमने देखा कि नंबर 2 प्रकार के होते हैं। एक था आपका यहाँ से रियल नंबर, वास्तविक संख्या। एक थी आपकी इमेजिनरी नंबर, जिसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्या, जो आपको 11th और 12th की बुक में देखने को मिलेगा। और यहाँ से वास्तविक संख्या आपकी 10वीं क्लास के अंदर टॉपिक है। अब बात करते हैं हम कि वास्तविक संख्या में क्या क्या देखा आज। वास्तविक संख्या में सबसे पहले हम देखी प्राकृत संख्या, फिर देखा आपने यहां से पूर्ण संख्या, फिर देखा यहां से सम संख्या, फिर देखा आपने विषम संख्या, फिर देखा आपने यहां से अभाज्य संख्या, फिर देखा आपने यहां से
संयुक्त संख्या, और फिर देखा आपने ऐसे संपूर्ण संख्या। आज तक आप सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या के बारे में जानते थे। आज हमने बताया आपको अभाज्य संख्या क्या होती है, संयुक्त संख्या क्या होती है और संपूर्ण संख्या क्या होती है। एक बार आप मैं इसको शॉर्ट बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आपकी प्राकृत संख्या, ऐसी संख्या जो एक से प्रारंभ हो और कहां तक चले, अनंत तक चले। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें जीरो भी शामिल हो और 1, 2, 3 कहां तक, अनंत तक। सम संख्या, ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए, वो क्या हो जाएगी आपकी सम संख्या। और ऐसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग ना जाए, वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी विषम संख्या। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड एक तथा स्वयं हो, या हम कह सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें एक तथा स्वयं का भाग जाए, वो संख्या क्या हो जाएगी आपकी अभाज्य संख्या। हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और हम यहां देख के कि अगर सम संख्या में बात की जाए तो एकमात्र सम संख्या है, एकमात्र सम संख्या है जो क्या है अभाज्य संख्या है, और बाकी की क्या मिलेगी आपको, विषम संख्या मिलेगी टोटल। अभाज्य संख्या में आपने देखा कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19, 23 कहां तक चलेगी। मैंने बताया कि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो क्या है सम संख्या है, इसके बाद में कभी भी आपकी क्या हो जाएगी, वो अभाज्य संख्या नहीं आएगी। तो एकमात्र 2 सम अभाज्य संख्या है, फिर बाद में सभी संख्या क्या आ रही है, विषम संख्या आ रही है। तो 2 को छोड़ के सभी संख्या क्या हो जाएगी, विषम संख्या, जो क्या होगी आपकी एक अभाज्य संख्या होगी। अब संयुक्त संख्या की बात करते हैं, कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। तो संयुक्त संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो, 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो सबसे छोटी संयुक्त संख्या की बात करते हैं कि 0 को हम यहां से बात करें तो 1, ये 0 से स्टार्ट, ये 2 से, 1, 3, 5, ये 2, 3, 5, 4 से स्टार्ट है, और ये जैसे। तो हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी संयुक्त संख्या क्या हो जाएगी आपकी 4 है। और 1 से 100 तक की संख्या में अगर संयुक्त संख्या आपको पूछे, कभी आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 से 100 तक की संख्याओं में संयुक्त संख्या कितनी होती है, तो आपको कितने बतानी है, ऐसे 76, 74। संपूर्ण संख्या की बात करते हैं, क्या की बात करते हैं, संपूर्ण संख्या, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग एकमात्र, किसको छोड़ना है, स्वयं को छोड़कर, उनका योग उस संख्या के बराबर आ जाए, तो वह संख्या क्या कहलाती है आपकी संपूर्ण संख्या। तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक नंबर सिस्टम। हमने देखा कि किस प्रकार हमने वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा की है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम दशमलव, डेसिमल से संबंधित